हेलो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम दो चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। एक तो पाइपलाइन के ऊपर, और एक आपका हम बात करेंगे जो हमारी हवाई परिवहन है, या जिसको हम बोल सकते हो कि वायु परिवहन है। ठीक है, पहले हम बात करते हैं पाइपलाइन की। पाइपलाइन की आवश्यकता क्यों पड़ी? अगर आप थोड़ा सा बैक में जाओगे तो जितना भी पेट्रोल है, डीजल है, या आप ये कह सकते हो खनिज तेल है, उसको रिफाइनरी तक लाने के लिए और रिफाइनरी से जो उपभोक्ता है उस तक पहुंचाने के लिए या तो रेल परिवहन के द्वारा या सड़क परिवहन के द्वारा पहुंचाया जाता था। परंतु इससे क्या होता था, इससे बड़ी समस्या ये सामने आती थी कि बहुत, एक तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता था। दूसरा क्या है, दूसरा इसमें जो दूसरी समस्या ये थी कि खर्चा भी बहुत ज़्यादा आता था, कि बार बार हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा देना पड़ता था। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए पाइपलाइन जो आई, उसने जो खनिज तेल है या कच्चा तेल है उसको रिफाइनरी तक और रिफाइनरी से बहुत सारे जो उपभोक्ता तक पहुंचाने का काम किया है। और ये इतना जल्दी था, या आप ये कह सकते हो कि इसमें जो एक सबसे इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि जो हमारा पाइपलाइन है उसमें सबसे मेन चीज़ ये आती है कि हम एक बार पैसा लगाते हैं पाइपलाइन बिछाने में, और उसके बाद वो जो पाइपलाइन है वो लंबे समय तक सेवा देती है। लंबे समय तक आप कह सकते हैं कि हो सकता है कि आपका जीवन पर्यंत भी उसको वो निकाल देगी। तो इससे क्या होता है, इससे जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम हो जाता था। पहले टाइम पे क्या होता था, जो पाइपलाइन का प्रयोग था वो मुख्य रूप से जो भी शहर थे उन तक पानी पहुंचाने के लिए किया जाता था। परंतु जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे वैसे इसका जो प्रयोग है वह अन्य जो हमारे खनिज पदार्थ हैं उनको भी पहुंचाने के लिए किया जाने लगा। अगर मैं थोड़ा सा इतिहास की बात करता हूं तो ठोस जो खनिज होते हैं उनका परिवहन भी इसके द्वारा किया गया। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, कुदेरमुख है, मैंगलोर बंदरगाह है, वहां तक पाइपलाइन के द्वारा लो ऐसक पहुंचाया जा रहा है आज के टाइम के ऊपर। और जितना भी कच्चा तेल है वह जितने भी शोधक क्षेत्र हैं वहां तक पहुंचाने में पाइपलाइन का प्रयोग किया जाता है। जो इसकी जो मुख्य मुख्य कंपनियां हैं उसमें आपकी इंडियन ऑयल, जिसको हम IOCL बोलते हैं तेल के लिए, गेल है, ये गैस पाइपलाइन के लिए है, और एयर इंडिया है और राष्ट्रवाहक है, इनका प्रयोग क्या है इसके लिए किया जाता है। अगर हम पेट्रोलियम की बात करते हैं, पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल पाइपलाइनिंग की बात करते हैं, तो भारत में पाइपलाइन की सुविधा का एक सक्षम, आप ये कह सकते हो, परिवहन प्रणाली है। IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, प्रमुख ऑपरेटर है, जो कि क्रूड ऑयल पाइपलाइन में रिफाइनरी तक कच्चा तेल पहुंचाती है। इसका लाभ क्या होता है, इसका जो सबसे मेन लाभ है वह कम लागत, सुरक्षित और बड़े परिवहन से आपका छुटकारा मिलता है। भारत के अंदर 1959 में एक कंपनी के रूप में निगमित किया गया था, और लगभग लगभग आप ये कह सकते हो जो आपके IOCL है उसने एशिया की पहली 1157 किलोमीटर लंबे देश पारी है। देश पारी का मतलब होता है जो देश को पार कर सकती है। असम के नाहरकाटिया तेल क्षेत्र से बरौनी के तेल शोधन कारखाने तक का निर्माण इंडिया ऑयल लिमिटेड ने किया था। आपके सामने जो ये एक तालिका है, इसके अंदर जो प्रमुख तेल पाइपलाइन है उसके बारे में बताया गया है, जिसमें हजीरा विजयपुर जगदीशपुर 1750 किलोमीटर लंबी है। सलाया कोयली मथुरा पानीपत 1870 किलोमीटर लंबी है। कांडला भटिंडा 1331 किलोमीटर है। मुंबई पुणे मन्नाड 1389 किलोमीटर लंबी है। और आपकी दुलियाजान बांग बंगोई गांव बरौनी 1405 किलोमीटर लंबी है। और आपकी जो नेक्स्ट है नाहर काटिया नूनामती बरौनी 1152 किलोमीटर लंबी है।
मूदा पानीपत 474 किलोमीटर लंबी है। बरौनी हल्दिया 943 किलोमीटर लंबी है। बरौनी पटना कानपुर 743 किलोमीटर लंबी है। चेन्नई तिरुचि मदुरै 683 किलोमीटर लंबी है। और जामनगर लोनी 1269 किलोमीटर लंबी है। तो ये अलग अलग क्षेत्र के अंदर जो पाइपलाइन बिछाई हुई है। उसके बाद एक और है आपकी गैस पाइपलाइन है, जिसमें जगदीशपुर फूलपुर हल्दिया एनर्जी हाईवे के रूप में जाना जाता है। इसको हम ऊर्जा गंगा भी बोलते हैं, जिसका जो शॉर्ट फॉर्म JHBDPL है। इसकी जो घोषणा है, जगदीशपुर फूलपुरा हल्दिया प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का निर्माण की घोषणा 25 अगस्त 2014 को की गई थी। सार्वजनिक जो क्षेत्र की कंपनी गेल है, उसने लगभग 10,000 करोड़ रुपए के निवेश से लगभग 2050 किलोमीटर लंबी एक परियोजना का निर्माण करेगी। पाइपलाइन के पहले चरण में की क्षमता 16 MMSCMD होगी, जिसे दूसरे चरण के अंदर बढ़ाकर 32 MMCMD करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। इससे जो लाभ मिलेगा, उसमें जो उर्वरक कारखाने जो कि गोरखपुर के अंदर है, बरौनी के अंदर है, सिंदरी और मैट्रिक्स दुर्गापुर स्थित इकाइयाँ हैं, जहाँ पर इसको लाभ मिलेगा। ठीक है। और पूर्वोत्तर भारत, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा को गैस की आपूर्ति बड़ी आसानी से होगी। इसके अलावा बरौनी व हल्दिया स्थित रिफाइनरी, स्टील रिफाइनरी, स्टील कारखाने, बिजली संयंत्रों को भी इससे जो प्राकृतिक गैस है वो मिलेगी। ठीक है। उसके बाद जो एक है आपकी PNG और CNG 17 जो प्रमुख शहर हैं में उपलब्ध होगा, जिससे कि लाखों लोगों को क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। वर्तमान जो स्थिति है 2025-26 की, लगभग 97.6% से अधिक निर्माण पूरा हो चुका है। 96.6% व्यावसायिक संचालन में और 12.26 MMSCMD गैस परिवहन हो रहा है। कुछ एक सेक्शन जैसे कि धामरा हल्दिया है, दिसंबर 2025 तक पूरी होने की उम्मीद थी। उसके बाद ये जो आपके सामने मानचित्र है क्रूड ऑयल पाइपलाइन इन इंडिया, ये आप लोगों को दिखाता है कि ये कहाँ कहाँ पर है। ये कि है डिगबॉय से लेकर आपका बरौनी तक है, और ये जो आपका इधर है सलाया है, कोयली है, यहाँ से लेके आपका गिरिबाला, मथुरा, पानीपत, ये आती हुई यहाँ तक आती है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका वायु परिवहन। वायु परिवहन क्या है, सबसे तेज माना जाता है। ठीक है, क्योंकि ये आप ये कह सकते हो कि परिवहन के साधनों में सबसे तेज ये माना जाता है। लोकप्रिय परिवहन साधन है, जो बड़े बड़े लोग हैं वो इसको प्रयोग करते हैं, और स्पेशली जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वहाँ पर इसका बड़ा ही अच्छा आप ये कह सकते हो प्रचलन है। भारत के अंदर जो इसका प्रचलन था सन 1911 के अंदर हुआ था। पहली बार इलाहाबाद से लेकर नैनी के मध्य लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर वायु डाक द्वारा इसका संपन्न किया गया था। इंडियन, अगर हम इसकी जो 1953 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है। और एयर कॉरपोरेशन एक्ट, एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के नाम से हुआ था। 2007 में इसका विलय कर दिया गया, एकीकृत एयर इंडिया बनाई गई। जो इसका मुख्य नियामक है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, AAI जिसको हम बोलते हैं, जिसके अंतर्गत 126 प्लस एयरपोर्ट प्रबंधन आते हैं। और पवन हंस हेलीकॉप्टर सेवा जो दुर्गम क्षेत्रों के लिए बनाई गई है, 1985 में स्थापित की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जितने भी आपके पूर्वोत्तर राज्य हैं वहाँ पर दुर्गम क्षेत्रों के लिए इसको अधिकृत किया गया था। ठीक है। उसके बाद हम एयर इंडिया की बात करते हैं, उसके इतिहास की बात करते हैं। एयर इंडिया 1911 में आप लोगों को पता ही है कि पहली जो एयर डाक था वो इलाहाबाद से नैनी के बीच में आया था। 1932 में टाटा एयरलाइंस है, और 1947 में इसको एयर इंडिया इंटरनेशनल के रूप में माना गया। 1947 के अंदर 4 प्रमुख कंपनियां थी, इंडियन नेशनल एयरवेज, टाटा सन्स लिमिटेड, एयर सर्विसेज ऑफ इंडिया और डेक्कन एयरवेज द्वारा उपलब्ध कराई गई थी। 1951 में 4 नई कंपनियां और आ गई थी, जिसमें भारत एयरवेज, हिमालय एविएशन लिमिटेड, एयरवेज इंडिया और कलिंगा एयरवेज इस सेवा में सम्मिलित हुई थी।
1953 के अंदर वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण करते हुए दो निगम एयर इंडिया लिमिटेड और इंडिया एयर को इंडियन एयरलाइंस के नाम से जाना जाने लगा। 8 दिसंबर 2005 से केवल इंडियन नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, 2007 में इंडियन एयरलाइंस के साथ भी इसका विलय हो गया था और वर्तमान में टाटा ग्रुप के अधीन 2021-22 से निजीकरण हो रहा है। ठीक है, उसके बाद है राष्ट्रीय नगर विमानन नीति NCAP 2016, 15 जून 2016 को लागू की गई थी। मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी है उसको बढ़ावा देना है और दूसरी है जो सस्ती आपकी ये कह सकते हो कि सेवाएं हैं वो उपलब्ध करवाना था। मुख्य बदलाव क्या किए गए कि 5 वर्ष के घरेलू रूट की आवश्यकता हटाई गई थी। अब न्यूनतम 20 विमान या 20% अक्षमता होनी चाहिए। लक्ष्य क्या था कि 2022 तक भारत तीसरा सबसे बड़ा सिविल एविएशन का बाजार होगा। उड़ान योजना इसी नीति के तहत शुरू की गई थी। अब उड़ान योजना क्या है, क्षेत्र कनेक्टिविटी में 2016 के अंदर NACP के अंतर्गत लॉन्च की गई थी। उद्देश्य क्या था, जो दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहर हैं उनको जोड़ना और उन लोगों को सस्ती उड़ान उपलब्ध करवाना। विशेषताएं क्या थी कि वायबिलिटी गैप फंडिंग VGF जिसको हम बोलते हैं, एयरलाइंस को सब्सिडी देना। लाभ क्या था कि कम सेवा वाले एयरपोर्ट को सक्रिय पर्यटन अर्थव्यवस्था में वृद्धि करना। भारत के जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, प्रमुख है इंदिरा गांधी दिल्ली के अंदर है, छत्रपति मुंबई के अंदर है, कैंपगोड़ा बेंगलुरु के अंदर है, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, कोची आदि। ठीक है, ये प्रमुख जो आपके हवाई अड्डे थे। वर्तमान में अलग अलग है आपके, ये तो है ही। उसके बाद राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, लगभग 5495 एकड़ के अंदर। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता के अंदर। अन्य जो में आते हैं अहमदाबाद, कोची, गोवा, अमृतसर, गुवाहाटी, जयपुर आदि। ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे आपके बड़े बड़े हैं। उसके बाद एक है पहला एयरक्राफ्ट कॉरिडोर। 19 जून 2017 को अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने काबुल से नई दिल्ली के मध्य एयर फ्रंट कॉरिडोर फ्लाइट का शुभारंभ किया था। यह भारत और अफगानिस्तान के मध्य पहला एयर फ्रंट कॉरिडोर है। और 2017 विंग्स 2017 सब उड़े सब जुड़े। 7 जुलाई 2017 को विंग्स 2017 सब उड़े सब जुड़े बढ़ती क्षेत्र कनेक्टिविटी के प्रथम संस्करण का आयोजन नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली के अंदर किया गया था। इसके अंदर क्या था कि क्षेत्रीय और सुदूर हवाई संपर्क में सुधार करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा अगले 2 वर्षों के लिए लगभग 50 हवाई अड्डों का पुनरुद्धार करके उन्हें संचालित करने की योजना है। भारत नागरिक उड्डयन क्षेत्र में विश्व का 9वां सबसे बड़ा बाजार के रूप में जाना जाता है। तो ये था आपका मुख्य रूप से परिवहन के बारे में कि भारत के अंदर कौन कौन सी परिवहन है। इससे पहले की वीडियो में आप लोगों को सड़क परिवहन और रेल परिवहन के बारे में मिल जाएगा और इसमें आपके ये दोनों के दोनों आपके टॉपिक हैं। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।